इस वीडियो में आप लोग जो है कोलाइड को पढ़ेंगे। तो जो कोलाइड है जिसको समझने से पहले हम लोग इस बात को समझेंगे कि थॉमस ग्राहम द्वारा पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया गया। तो थॉमस, ये हेडिंग डालना, थॉमस ग्राहम द्वारा पदार्थों का वर्गीकरण। थॉमस ग्राहम ने पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत किया। पहला था क्रिस्टलाभ, दूसरा था कोलाइड। तो क्रिस्टलाभ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन चर्म पत्र से शीघ्रता से छन जाता है, क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। चर्म पत्र का मतलब एक बहुत ही पतली झिल्ली, जैसे अंडे के अंदर एक झिल्ली होती है, उसको आपने देखा होगा, उसी तरीके की झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं? चर्म पत्र कहते हैं। और जो इस प्रकार की झिल्ली से जिस पदार्थ के जलीय विलयन छन जाते हैं, आसानी से आर पार चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलाभ कहते हैं। इस वर्गीकरण को थॉमस ग्राहम ने किया था। जैसे नमक, चीनी, ग्लूकोज, यूरिया, ये सबको अगर आप पानी में घोलोगे तो इसका जो विलयन होता है वो चर्म पत्र झिल्ली के द्वारा आसानी से छन जाता है। दूसरा वर्गीकरण जो उन्होंने दूसरा बताया था उसको कोलाइड बताया था। तो कोलाइड ऐसे पदार्थों को उन्होंने कहा था जो चर्म पत्र झिल्ली के द्वारा नहीं छनते। वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन चर्म पत्र से सरलता से नहीं निकलता है, कोलाइड कहलाते हैं। जैसे गोंद, जिलेटिन, एल्बुमिन, स्टार्च आदि। ये सब जो पदार्थ होते हैं वो पानी के साथ मिलके क्या बनाते हैं? कोलाइड बनाते हैं। गोंद तो आपने देखा होगा, गाढ़ा सा विलयन होता है। स्टार्च भी आपने देखा होगा, जो चावल पकाने के बाद माड़ निकलती है वो स्टार्च होता है, तो गोंद की शक्ल का ही होता है। एल्बुमिन जो होता है ये अंडे की प्रोटीन, आपने देखा होगा कि जो अंडा, कच्चा अंडा होता है, उसके अंदर एक पीला भाग होता है और जो सफ़ेद भाग होता है वो एल्बुमिन कहलाता है। तो वो भी गोंद के तरीके का एक गाढ़ा सा पदार्थ होता है ना। जिलेटिन भी उसी टाइप का एक पदार्थ होता है। तो ये सब क्या होते हैं? कोलाइड होते हैं। तो इस तरीके से थॉमस ग्राहम ने पदार्थों को दो भागों में बांटा था। लेकिन आधुनिक जो विचारधारा है वह जो है कणों की जो साइज होती है उसके आधार पर पदार्थों को बांटती है, और आधुनिक विचारधारा के अनुसार पदार्थों को तीन भागों में बांटा जाता है। तो कोलाइड की आधुनिक अवधारणा। आधुनिक विचारों के अनुसार कोलाइड कोई पदार्थ नहीं, यह पदार्थ की एक विशेष अवस्था होती है। जब किसी पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो तीन प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। जब किसी पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं, विलायक समझते हैं ना, जिसमें चीज़ को घोला जाता है उसे क्या कहते हैं? विलायक। तो तीन संभावनाएं हो सकती हैं। पहला है वास्तविक विलयन, एक वास्तविक विलयन बन सकता है, दूसरा कोलाइडी विलयन बन सकता है और तीसरा निलंबन हो सकता है। तीन अवस्थाएं संभव है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर माने 10⁻⁹ मीटर, इसको हम 10 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, से छोटा होता है, को वास्तविक विलयन कहलाते हैं। यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, इसे सही कर लीजिएगा। वास्तविक विलयन कहलाते हैं, वास्तविक विलयन कहलाते हैं। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कण, विलेय का मतलब जिस चीज़ को घोला गया उसके कणों का आकार अगर 1 नैनोमीटर से छोटा है तो उसे क्या कहेंगे? वास्तविक विलयन। दूसरा है कोलाइडी विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। जो कोलाइडी विलयन होता है, जो
पहले मैं वास्तविक विलयन के बारे में बता दूं। वास्तविक जो विलयन होता है यह पारदर्शी होता है, यह एक अस्थायी विलयन होता है। इसमें जो कण होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो कोलाइडी विलयन होता है ये धुंधला दिखाई पड़ता है और इसके जो कण होते हैं वह ये विलयन आर पार दिखाई नहीं। इसके जो कण होते हैं वो वास्तविक विलयन से तो बड़े होते हैं, लिखा भी है, लेकिन इतने बड़े भी नहीं होते हैं कि नीचे बैठ जाए। इसे दूध जो है वो कोलाइड की एक अवस्था है, ठीक है ना। देखिए, अगर आपने एक गिलास में पानी है और उसमें आपने चीनी या नमक घोल दिया तो कैसा विलयन बनेगा? वास्तविक विलयन बनेगा। लेकिन एक गिलास है कांच का, उसमें दूध रखा तो कैसा विलयन है? कोलाइडी विलयन है। तो दूध के जो कण होते हैं वो चीनी या पानी को जब हम नमक में घोलते हैं तो उसके कणों से बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े भी नहीं होते कि नीचे बैठना शुरू कर दें। बात समझ में आ रही है ना। तो कोलाइडी विलयन जो कण होते हैं उनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। निलंबन ऐसा विलयन जिसमें विलेय कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है निलंबन कहलाता है। जैसे पानी में आपने रेत डाल दिया, पानी में मिट्टी डाल दिया, तो ये किस प्रकार का विलयन बनता है? निलंबन कहलाता है। क्योंकि निलंबन के जो कण होते हैं वो बहुत भारी होते हैं, उनका आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है और वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगते हैं। तो इस तरीके से आधुनिक विचारधारा के अनुसार पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया। दोनों विचारधाराएं इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन आते हैं, दोनों को आप पढ़िएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडों का वर्गीकरण। कोलाइडों को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इसके 4 आधार हैं। मैं अभी 2 इसी वीडियो में बताऊंगा, 2 अगली वीडियो में बताऊंगा। तो पहला है परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो पहले मैं समझा दूं कि परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है। जैसे विलयन बनता है तो विलयन में 2 चीज़ें होती हैं, विलेय और विलायक। जिसको हम घोलते हैं वो विलेय है, जिसमें घोलते हैं वो विलायक। उसी तरीके से जिसको घोला जाता है वो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, जिसमें घोला जाता है वो परिक्षेपण माध्यम होता है। जैसे हम स्टार्च को पानी में घोल के कोलाइडी विलयन बना रहे हैं, तो जो हमारा स्टार्च है वो परिक्षिप्त प्रावस्था है और जो पानी है वो परिक्षेपण माध्यम है। अब बात समझ में आ गई होगी कि जो वास्तव में विलेय होता है उसको परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं और जो विलायक होता है उसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। लेकिन विलेय और विलायक वास्तविक विलयन के लिए परिभाषित शब्द हैं और परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो है वह कोलाइड के लिए परिभाषित शब्द हैं। तो ये जो वर्गीकरण है इसको मैं एनसीईआरटी बुक से ही समझा दे रहा हूँ, इसे आप लिख लीजिएगा। तो देखिए, इसमें भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड को 8 भागों में बांटा जाता है। क्योंकि ठोस अगर परिक्षिप्त अवस्था है और ठोस परिक्षेपण माध्यम है तो कोलाइड बनता है और उसे कहते हैं ठोस साल कहते हैं। जैसे रंगीन कांच है या रत्न है, रत्न देखें ना, जैसे हीरा होता है, नीलम होती है, तो ये जो रत्न होते हैं जिसको पहनते हैं, पन्ना होता है, तो ये सब ठोस में ठोस के क्या होते हैं? कोलाइड होते हैं। इसका जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो भी ठोस होता है, जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है वो भी ठोस होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या? रंगीन कांच या रत्न। ठोस अगर परिक्षिप्त प्रावस्था है और परिक्षेपण माध्यम द्रव है तो उस प्रकार के कोलाइड को शाल कहा जाता है। इसको याद रखना कि परिक्षिप्त प्रावस्था अगर ठोस है, परिक्षेपण माध्यम द्रव है, तो इस प्रकार के कोलाइड को शाल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, पेंट है, कोशिका तरल है, कोशिका द्रव जो होता है, ठीक है। ठोस का गैस में जो कोलाइड होता है उसको एरोशाल कहते हैं। जैसे धुआं या धूल, आपने देखा होगा धुआं जो होता है वो जो है
वो गैस में ठोस का कोलाइड है, ठीक है ना। धुआं जो है कोलाइडी विलयन होता है। धूल भी कोलाइड, कभी कभी धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है तो एकदम आर पार दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ठोस के 3 कोलाइडी विलयन हो गए, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। अब द्रव का ठोस में जो कोलाइडी विलयन होता है उसको जेल कहते हैं, जैसे पनीर या जेली। पनीर क्या है? द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन, यानी द्रव जो होता है वो कम मात्रा में होता है, ठोस जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है, उसको क्या कहते हैं? जेल कहते हैं, ठीक है ना। द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन को इमल्सन या पायस कहते हैं, जैसे दूध, ठीक है, बालों की क्रीम, मक्खन, ये सब है। द्रव का गैस में कोलाइडी विलयन एरोसॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? एरोसॉल, जैसे धुआं, कोहरा, बादल, ठीक है, कीटनाशक स्प्रे, ये सब क्या है? द्रव का गैस में कोलाइडी विलयन। ये सॉरी मैंने धुआं बता दिया। धुंध है, धुंध का मतलब जैसे भाप पानी की होती है हवा में तो उसको धुंध कहते हैं ना, धुंध है, धुंधलापन, ठीक है ना। जब बारिश आने वाली होती है तो धुंध दिखाई पड़ती थोड़ा सा, ठीक है। धुआं नहीं, ये मैं गलत बोल दिया, ये धुंध है। गैस का तो द्रव, हाँ, द्रव का गैस में देखिए इसको एरोसॉल कहते हैं, ये तो मैंने समझा दिया। तो द्रव के भी 3 प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में और द्रव का गैस में। गैस का ठोस में जो कोलाइडी विलयन होता है उसको ठोस सॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस सॉल। जैसे देखिए इसमें गैस का ठोस में एक झामा पत्थर होता है और फोम रबर, फोम और फोम रबर, ठीक है। गैस का द्रव में जो कोलाइडी विलयन होता है उसको फोम कहते हैं, और जैसे साबुन का झाग है या फेंटी गई क्रीम। तो साबुन का झाग क्या है? गैस का द्रव में कोलाइडी विलयन है। गैस में कोलाइडी विलयन नहीं बनता है, वह वास्तविक विलयन होता है। तो इस प्रकार से जो विलयन होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, इन्हें 8 भागों में बांटा जाता है। इसको हम डिटेल से आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा वर्गीकरण है वो है परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर कोलाइडी विलयन को वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें से कुछ मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। एल्कोसॉल, अगर परिक्षेपण माध्यम का मतलब विलायक, एल्कोहल है तो उसको एल्कोसॉल कहते हैं। एरोसॉल, परिक्षेपण माध्यम वायु या गैस होने पर उसको एरोसॉल कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम जल होने पर उसको हाइड्रोसॉल या एल्कोसॉल कहते हैं। और परिक्षेपण माध्यम बेंजीन होने पर उसको बेंजोसॉल कहते हैं। तो हम लोगों ने 2 वर्गीकरण समझ लिया है, एक तो था उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर, और एक है परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। तो तीसरे वर्गीकरण को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे।